तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में जो हमने कल क्या क्या देख लिया था। कल हमारा हो गया था एसी डीसी, तो हमने निपटा ही दिया था पहले। उसके बाद हमने कल डोमेस्टिक वायरिंग देखी थी, ठीक है, डोमेस्टिक वायरिंग या फिर, ठीक है। और हम आज देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में देखने से पहले सोचिए कि क्यों देखना जरूरी है इसके बारे में, ये क्या करता है, ये तो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि भैया डोमेस्टिक वायरिंग आपने देख ली है कि घर में हमारा कैसे वायरिंग होता है, सब पैरेलल में जुड़ते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें देखी थी हमने कल। भाई लाइव वायर क्या होता है, फेज वायर क्या होता है, लाइव वायर, फेज वायर, या फिर अब न्यूट्रल वायर, या फिर अपना अर्थिंग वायर क्या होता है, ये कैसे काम करते हैं, या कि लाइव वायर अकेला ही काम करता है, कि न्यूट्रल वायर अकेला काम करता है, कि अर्थिंग वायर क्या काम करता है, ये सारी चीजें हमने देख ली थी। 3 पिन का केस भी देख लिया था एक, कि वो बड़ी पिन जो रहती है वो अर्थिंग के लिए रहती है, छोटी में से एक फ्यूज रहता है और अपना एक फेज रहता है और एक न्यूट्रल रहता है, ये भी हमने देख लिया था। तो चलिए अब हम देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्यूज का क्या है। तो देखो ये सारा इलेक्ट्रिसिटी में हमको पता ही है कि अगर करंट जो रहता है वो हीटिंग इफेक्ट शो करता है, ठीक है। करंट हीटिंग और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों बताता है, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट करता है मतलब क्या, कि घर में हमारे आग भी लग जाती है, कभी कभार शॉप्स में आग लग जाती है, ठीक है, कि जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्यूज के कारण या फिर इस फलाना ढिकाना कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, तो जहाँ से वो आग लग जाती है, इस तरीके से आपने सुना होगा। तो वो क्यों लग रही है, क्या हो रहा है, ये चीज़ देख लेते हैं। मतलब कभी भी आपके घर में भी तो अपन कहते हैं इनसे प्रोटेक्ट करना है अपने आप को, पहले से हम सतर्क रहेंगे कि क्या होता है जिसके कारण हम बच सकते हैं। तो देखो 2 चीज़ें होती है कि पहली बात तो ये शॉर्ट सर्किट, ठीक है। शॉर्ट सर्किट आपने सुना ही होगा। शॉर्ट सर्किटिंग मतलब क्या होता है कि शॉर्ट हो जाना, सर्किट का शॉर्ट हो जाना। मतलब क्या, मतलब किसी भी अप्लायंसेस में अगर जैसे करंट लाइव वायर आ रहा है, आपका न्यूट्रल वायर वापस ले जा रहा है यूज करंट को, ठीक है। तो वो उनमें भी जैसे वो वायर रहते हैं, वायर में क्या रहता है, ट्यूब्स रहते हैं, ठीक है। वायर की जो कवरिंग रहती है ऊपर ट्यूब रहता है, इसमें भी। और अगर वो ट्यूब टॉर्न हो जाए, जैसे मतलब फट कर जाए, ठीक है, तो वो चिपक जाएंगे, ठीक है, दोनों चिपक जाएंगे। तो मैंने क्या बताया था कि करंट छोटा पाथ लेगा, बड़ा पाथ क्यों लेगा, बड़ा पाथ क्यों नहीं लेगा, क्योंकि बड़ा पाथ मतलब लेंथ ज़्यादा मतलब किसकी लेंथ, वायर की लेंथ ज़्यादा मतलब क्या, रजिस्टेंस ज़्यादा। और करंट ज़्यादा रजिस्टेंस आता ही नहीं है, उसको कम से कम रजिस्टेंस होना, तो वो छोटा पाथ इसलिए लेता है, ठीक है, और कोई रीज़न नहीं। तो देखो करंट जा रहा है न्यूट्रल वायर, ये लाइव वायर, ये न्यूट्रल वायर। अब ये दोनों अगर टॉर्न हो गए, उसका ट्यूब वगैरह टॉर्न हो गए और ये चिपक गए, अगर मान लो ये, ठीक है, ये कांटेक्ट में आ गए, तो वो ऐसा जाने वाला लाइव वायर से जो करंट जा रहा है, ठीक है, वो यहीं से टर्न हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका पहली बात तो लेंथ कम हुई, रेजिस्टेंस कम हुआ, करंट ज़्यादा हुआ। तो करंट तो 220 वोल्ट के हिसाब से आ रहा था, करंट तो 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से आ रहा था। अब आपने रेजिस्टेंस आपका अचानक से कम हो गया, मतलब करंट की वैल्यू हाई हो जाएगी और वहीं पे वो मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट मतलब जल जाएगा या कुछ भी होगा उसके साथ, ठीक है। मतलब भयानक चीज़ होगी, क्योंकि जितनी एनर्जी ज़्यादा रहेगी, जितना करंट ज़्यादा है, वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होके बाहर मतलब कुछ भी गड़बड़ करेगा, वो समझ रहे हो, वो हीट के फॉर्म में गड़बड़ करेगा, क्योंकि करंट का नेचर है कि वो हीटिंग इफेक्ट दिखाता है, ठीक है। जहाँ मतलब दिक्कत हुई वहाँ हीटिंग इफेक्ट दिखा देगा। अगर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया वहाँ पे भी हीटिंग इफेक्ट दिखाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो गया, अचानक करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो वहाँ पे तहस नहस करेगा वो। तो ये होता है शॉर्ट सर्किट। मतलब जो पूरा हमारा सर्किट था, जहाँ से उसको अप्लायंसेस से घूम के आना था, वो पूरा हमारा सर्किट था, उसके हिसाब से हमने करंट को भेजा था, पर वो सर्किट का वो बीच में यही चिपक गए, तो ये छोटा हो गया, सर्किट ही छोटा हो गया। बात समझ में आई। तो शॉर्ट सर्किटिंग इसको बोलते हैं। चलिए, तो इसके कारण दिक्कत आएगी, ठीक है, इसके कारण हमको दिक्कत आएगी। तो इससे हमको बचने के लिए हमको इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज करना पड़ता है, ठीक है। और ओवरलोडिंग मतलब क्या, कि आपने घर में बड़े बड़े अप्लायंसेस चलाने लगे आप, मतलब बड़े बड़े अप्लायंसेस एक साथ चलाने लगे, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर हुआ, आयरन हुआ, आपका बड़ी बड़ी वॉशिंग मशीन, ये सब साथ साथ चल रहे हैं आपके, तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है, ओवरलोड हो जाएगा, ठीक है। सारी चीज़ें ओवरलोड, किसी लिफ्ट में आप बैठो, ठीक है, तो लिफ्ट की एक कैपेसिटी होती है, कि हाँ इतने ही बंदे। अब अगर आप पूरा भीड़ जाओगे और हेवी चले जाओगे ना, तो देखना वो ओवरलोडिंग बता देगा कि यार इससे ज़्यादा अब मैं उठा नहीं पाऊंगा,
ठीक है। तो ये ओवरलोडिंग होती है, हर किसी की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। तो एक कैपेसिटी के हिसाब से अगर बहुत ज़्यादा आप लोड दे दोगे, ठीक है, तो वो ओवरलोडिंग हो ही जाएगा। इसलिए इससे भी हमको बचने के लिए, जैसे आपने एक बार वो भी देखा होगा कभी घर में कि भैया वो एक पिन आती है जिसके ऊपर से भी ऊपर भी एक पिन लगा सकते हो, इधर 5 पिन का रहता है, इधर से भी लगा सकते हो। तो वो बहुत सारी पिन लगा दोगे आप, मतलब बहुत सारे अप्लायंसेस अगर एक इस पे जोड़ दोगे तो वो भी एक ओवरलोडिंग हुई। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यही होता है ओवरलोडिंग। ठीक, तो इससे भी बचने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक फ्यूज का। देखो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है। सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रिक फ्यूज हम पहले भी देख चुके हो, तो आपको अच्छे से बताता हूं मैं कि किसी भी अप्लायंसेस में हर अप्लायंसेस का एक अपना इलेक्ट्रिक फ्यूज रहता है। पहली चीज, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या करता है? उसको प्रोटेक्ट करता है। किसको? अप्लायंसेस को। इलेक्ट्रिक फ्यूज को सिर्फ मतलब है उसके अप्लायंसेस से, जिसके भी अप्लायंसेस में सीरीज में लगा है वो, ठीक है, जिस भी अप्लायंस के सीरीज में लगा है उस अप्लायंस से मतलब है उसको। समझ में आ रही बात? ठीक है, सीरीज में लगा रहता है, पतला रहता है, छोटा रहता है। ठीक है, तो पतला रहता है मतलब क्या? पतला इतना थिन रहता है वो। क्यों रहता है? क्योंकि उसका हमको रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा रखना रहता है। रेजिस्टेंस ज्यादा रखना रहता है। क्यों ज्यादा रखना रहता है? देखो इसका पहली बात तो इसका यूज क्या होगा? ये आया, ये हमारा अप्लायंसेस है, मान लो बल्ब है, ठीक है, कौन सा? ये। और ये सीरीज में लगा हुआ हमारा फ्यूज वायर है। ऐसे लगा देते हैं इसको, एकदम ट्यूब में पैक कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा फ्यूज वायर है, ये हमने सीरीज में फ्यूज वायर को जोड़ दिया। ये हमारा फ्यूज वायर है, ये हमारा बल्ब है। ठीक है, अब हमको बल्ब को इधर से करंट आ रहा है, तो होता क्या है कि इसका रेजिस्टेंस जो है इस वायर का, ये वायर जो अंदर है ना, इसको बोलते हैं फ्यूज वायर। ये किसका रहता है? टिन प्लेटेड, ठीक है, टिन प्लेटेड कॉपर वायर। ठीक है, ये क्या है? टिन प्लेटेड कॉपर वायर। ठीक है, चलो, तो ये जो रहता है ये वायर, ये पतला रहता है, ये इधर जाएगा सीरीज में, इससे जुड़ेगा। अब करंट इधर से फ्लो होके आ रहा है, तो इसका पतला होने का कारण है कि इसका रेजिस्टेंस हमको ज्यादा रखना पड़ता है। हमने देखा था कि एरिया जितना कम रेजिस्टेंस उतना ज्यादा। बात समझ में आ रही है? एरिया जितना कम रेजिस्टेंस उतना ज्यादा, ये हमने इलेक्ट्रिसिटी में देख लिया था। तो इसका रेजिस्टेंस हमको बढ़ाना रहता है, इसलिए हम इसको एकदम पतला रखते हैं। इसका जो सिलेंड्रिकल जो है ना, सिलेंड्रिकल रहता है ये, तो सिलेंड्रिकल शेप इसका एकदम इतना पतला कर देते हैं, रेडियस जो रहती है उसकी बहुत माइनर कर देते हैं हम, जिसके कारण ये इसका रेजिस्टेंस हम बढ़ा देते हैं। तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बट मेल्टिंग पॉइंट जो रहेगा ना, मेल्टिंग पॉइंट जो रहेगा वो कम रहेगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये कॉपर वायर है, रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस किसका है? कॉपर का है। और ये रेजिस्टेंस किसका है? ये है टिन प्लेटेड कॉपर वायर। ठीक है, टिन प्लेटेड, जिसके कारण उसकी मेल्टिंग पॉइंट हमने कम कर दिया और पतला इसलिए कर दिया क्योंकि रेजिस्टेंस हमको बढ़ाना है। अब क्या होगा? देखो करंट का फ्लो आ रहा है, मान लो कि इसकी कैपेसिटी, इस बल्ब की कैपेसिटी है कि ये 2 एम्पियर करंट को झेल सकता है। कितने एम्पियर? 2 एम्पियर करंट को, एग्जांपल ले रहा हूं, 2 एम्पियर करंट को ये झेल सकता है। अब अगर 2 एम्पियर करंट को ये बल्ब झेल सकता है और अगर मान लो कि शॉर्ट सर्किट हुआ या कुछ गड़बड़ हुई जिसके कारण यहां फ्लो आया 5 एम्पियर का। कितने एम्पियर का? 5 एम्पियर का फ्लो आ गया, किसका? करंट का। अब ये तो खतरे में। कौन खतरे में? ये खतरे में। अब क्या कर सकते हैं अपन? यहां से अगर मान लो इस सर्किट को ही ब्रेक करवा दे, ये सर्किट को अपन ब्रेक करवा दे, तो करंट मतलब सर्किट ब्रेक हुआ मतलब करंट का फ्लो रुक जाएगा, अपना अप्लायंसेस सही हो जाएगा, सेफ हो जाएगा अपना अप्लायंसेस। समझ में आ रही बात? तो देखो 2 एम्पियर का करंट ये कौन झेल सकता है? बल्ब झेल सकता है। मान लो शॉर्ट सर्किट हुआ या कुछ भी ओवरलोडिंग, कुछ भी समस्या है, शॉर्ट सर्किट ही होगा जहां तक, तो 5 एम्पियर का करंट फ्लो होने लगा, एकदम रफ्तार से 5 एम्पियर का करंट आ गया भैया। तो इसको इस हिसाब से एडजस्ट किया जाता है, जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है इसको इस हिसाब से एडजस्ट किया जाता है कि ये जो हमारा बल्ब की कैपेसिटी है इससे एक माइनर से ज्यादा, मतलब लगभग मान लो कि 2.3 2.5 से 5 के समथिंग, ठीक है, 2.3 से 2.5 एम्पियर तक ये रजिस्टर करेगा। इसका रेजिस्टेंस मतलब हिसाब से एडजस्ट रहता है कि ये 2.3 से 2.5 तक रजिस्टर करेगा, ठीक है, और ज्यादा ही करेगा। ठीक है, तो देखो अब इसका रेजिस्टेंस जो है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा रहता है। इसका रेजिस्टेंस ज्यादा रहता है तो क्या होगा कि ये ज्यादा करंट को रजिस्टर कर सकता है। ज्यादा करंट को रजिस्टर करके क्या होगा कि जितना ज्यादा रजिस्टर होगा करंट, उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। बात समझ में आ रही है? अगर ऑब्स्टेकल से और आप भी स्पीड में चल रहे हो तो दन 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 मतलब कहीं ना कहीं उस चीज का लॉस हो रहा है, एनर्जी का लॉस हो रहा है, क्योंकि कोई एक रजिस्टर कर रहा है ताकत से, एक धका रहा है ताकत से, तो कहीं ना कहीं तो लॉस होगा। तो क्या लॉस होगा? हीट
हीट इफेक्ट, हमेशा बता रहा हूँ, करंट का लॉस किधर होता है, हीटिंग इफेक्ट में अधिकतर होता है, ठीक है। तो करंट को यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस आपने बढ़ा दिया तो करंट का बहुत ज्यादा रेजिस्ट होगा, ठीक है, और उस रेजिस्ट के कारण हीट प्रोड्यूस होगी, हीट के फॉर्म में करंट का लॉस होगा। और हीट प्रोड्यूस जैसे हुई इस वायर में एक लिमिट तक हीट प्रोड्यूस हुई कि इसका मेल्टिंग पॉइंट लो रहता है, जिसके कारण ये यहां से पिघल जाएगा। बात समझ में आई थी, जिसके कारण ये यहां से पिघल जाएगा और ये हो जाएगा तहस नहस। ये पिघल गया, पिघल के यहां से क्या हुआ, ये सर्किट ब्रेक हुआ, करंट का फ्लो खत्म और ये हमारा एमपी जो हमारे ये सेफ बच गया यहां से, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई क्या होता है क्या नहीं। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज का ये जो रहते हैं ना, ये मेटल बॉडी रहती है, जैसे ये अलग से एक डायग्राम देख लेते हैं अपन इसका। ठीक है, ये जो हुआ, ये दो हुई मेटल बॉडी, ये मेटल केप्स बोल सकते हो इसको, ठीक है। ये पूरा ये जो रहता है ग्लास का ट्यूब रहता है, ये आपने देखा ही होगा, बीच में जो वायर रहता है ये तीन प्लेटेड कॉपर वायर रहता है, जिसको हम फ्यूज वायर बोलते हैं। तो ये हुई छोटी बच्चों वाली बातें, ठीक है। अब इसका जो सिंबल रहता है वो कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक है, इस तरीके से कुछ सिंबल रहता है इसका, ठीक। ये अलग अलग रेटिंग के रहते हैं अपने ये इलेक्ट्रिक फ्यूज वगैरह जो है। इलेक्ट्रिक फ्यूज मतलब एम्पियर के हिसाब से रेटिंग रहती है इसकी, ठीक है। मतलब कि कोई भी अप्लायंसेस का एक अपना अपना रहता है, जैसे 1 2 3 5 6 7 15 एम्पियर तक भी हमने देखा है, ठीक है। मतलब 15 एम्पियर तक भी रहते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज। हर अप्लायंसेस की अपनी अपनी करंट कैपेसिटी होती है, उसके हिसाब से उसका फ्यूज बनाया जाता है, ठीक है। उसका इलेक्ट्रिक फ्यूज उसके हिसाब से बनाया जाता है, ठीक। ये बात समझ में आ गई है। जैसे कोई भी अप्लायंसेस, छोटे अप्लायंसेस है, उनका इलेक्ट्रिक फ्यूज कम एम्पियर का होगा, मतलब इतना करंट ये झेल सकते हैं, इसके बाद ये फ्यूज हो जाएंगे, इसके बाद ये ब्रेक होके सर्किट को भी ब्रेक कर देंगे और वहां से करंट का फ्लो बंद हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, तो अब देखते हैं एमसीबी क्या होता है, क्योंकि देखो आजकल हम पहले यूज करते थे फ्यूज का, आजकल ये फ्यूज वायर का इतना यूज नहीं होता, आजकल एमसीबी आ गई, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी भी काम सेम करती है, वही काम है, ये सर्किट का ब्रेक करने का काम करती है, पर ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करती है। हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्यूज था वो किस पे काम करता है, इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है। और वो जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है एमसीबी, वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर काम करती है। इतना सा फर्क है और कुछ नहीं, दोनों प्रोटेक्ट करने का काम करती है, उसके अलावा कुछ नहीं करती है, ठीक। और अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। चलिए, तो आ जाइए, अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज के ऊपर, एक मतलब इलेक्ट्रिक फ्यूज पे नहीं, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, क्या है। एन इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ 2 किलोवाट पावर रेटिंग इज ऑपरेटेड इन अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट 220 वोल्ट, ठीक है। मतलब घरेलू अगर बोला जाए, अगर ये क्वेश्चन में ना भी लिखें 220 वोल्ट, फिर भी अगर डोमेस्टिक बोला गया है मतलब 220 वोल्ट हमको लेना ही है, ठीक है। अपने हिसाब से पहले ये दिमाग में फ्रेम बना के रखिएगा, जब भी न्यूमेरिकल करें डोमेस्टिक पढ़े ही वैसे ही ले लो 220 वोल्ट, ठीक है। दैट हैज अ करंट रेटिंग ऑफ 5 एम्पियर, व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट। चलिए, तो देखो सबसे पहले तो वो बोल रहा है कि उसकी रेटिंग, मतलब एक ओवन है, ठीक है। ऐसा लगे तो एक ओवन बना लिया करो, ये ओवन है, ठीक है भैया। उसमें जो उसकी चीजें हैं जो पहले से दी हुई है कि उसमें रेटिंग जो भी रेटिंग वाली चीजें उसको इस पे बॉक्स पे लिखा करो, क्योंकि हमने रेटिंग कहाँ देखते हैं, हम बॉक्स पे देखते हैं। मतलब 5 एम्पियर का ये करंट है, इसकी रेटिंग है। चलिए, ऑपरेट हो रहा है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। तो अपने इसको पहले देखेंगे जो रेटिंग वाली चीजें उनको यहाँ लिख लो। 2 किलोवाट की रेटिंग है इसकी, मतलब इतनी पावर है, इतना एम्पियर करंट है और इसको हम यूज कर रहे हैं इतने पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो हमको पता है कि पावर इज इक्वल्स टू वी आई, तो यहां से हमको ये समझ में आएगा कि इस पावर और इस पोटेंशियल डिफरेंस पर कितना करंट हमको मिलेगा, वो पहले हम देख लेते हैं। I इज इक्वल्स टू P बाय वी। चलिए, तो पावर कितनी है, 2 किलोवाट, 2 किलो का 1000 लगा दिया हम, 2 किलो अपॉन 220। बात समझ में आ गई है। तो ये हुआ, ठीक है। इतना करंट आ रहा है, कितना आ रहा है, अराउंड ये आ जाएगा आपका 22 है ना, तो ये 9 के अराउंड आएगा, कितना आएगा 9, ठीक है, 9 एम्पियर के अराउंड। चलिए, तो यहाँ पे ये आया आपका 9 एम्पियर के अराउंड। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि उसकी रेटिंग है 5 एम्पियर की, ठीक है। पर अपन ने क्या किया, और रेटिंग क्या है, 2 किलोवाट की रेटिंग है उसकी,
ठीक है, मतलब इतनी उसकी दे के रखी रेटिंग उसके बॉक्स पे, बट हमने कितने पे लगा दिया उसको, 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे लगा दो। 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे लगाने पे हमको क्या मिला कि इस पावर को अगर 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में लगाओगे तो कितना करंट फ्लो होगा, 9 एम्पियर का, मतलब करंट ज्यादा फ्लो होगा, पावर ज्यादा है इसलिए करंट ज्यादा फ्लो होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा कि अब उसकी रेटिंग तो 5 एम्पियर की, मतलब रेटिंग 5 एम्पियर की, मतलब जो अप्लायंसेस है उसका रेजिस्टेंस जो है 5 एम्पियर के हिसाब से बना है, मतलब जो ओवन है उसका जो रेजिस्टेंस बना हुआ है वो 5 एम्पियर के हिसाब से बना है, और हमने उसमें 9 एम्पियर का करंट फ्लो कर दिया। 9 मतलब ज्यादा हो गया, 9 एम्पियर का करंट। तो इसी के कारण हमारा जो फ्यूज रहेगा, क्योंकि मैंने बताया था कि हर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का अपना अपना फ्यूज रहता है जो कि उसके साथ सीरीज में कनेक्ट रहता है। तो मैंने वही बोला कि अगर करंट ज्यादा फ्लो हो गया तो हमारा जो फ्यूज रहेगा वो क्या कर जाएगा, हमारा फ्यूज पहले ही ब्रेक कर जाएगा और वहां से हमारा सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा या सर्किट ब्रेक हो जाएगा, जिसके कारण की करंट का फ्लो बंद हो जाएगा और हमारा अप्लायंस जो है वो सेफ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यही केस यहाँ पे हुआ और यही चीज हमको समझ में आई कि इलेक्ट्रिक फ्यूज होगा। ठीक है, जो फ्यूज रहेगा वहाँ वो अपने सर्किट को ब्रेक कर देगा और करंट का फ्लो रोक देगा। समझ में आ रही बात, और इसी से हमारा अप्लायंसेस सेफ बचेगा, वरना अगर फ्यूज नहीं लगाते हम तो ये 9 एम्पियर का करंट आता और घमासान युद्ध हो जाता और वो खत्म हो जाता हमारा ओवन। तो चलिए, ये हुआ आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज का अपने एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल हो गया हमारा। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा प्रिकॉशन वगैरह की, एकदम लास्ट एंड मोस्ट टॉपिक। ठीक है, मतलब ये चीज़ें हमको पता होना चाहिए कि क्या प्रिकॉशन रखना है, कहाँ नहीं टच करना है, कहाँ टच करना है, जैसे ठीक है, मतलब टच तो कहीं भी नहीं करना है। ये वायर वगैरह लाइव वायर हो, ऐसा नहीं कि भैया लाइव वायर, सर ने तो बोला था कि लाइव वायर को सिंगल टच करोगे तो, पर कोई नक्की नहीं। देखो होता क्या है कि आपके इससे भी अर्थिंग होकर नीचे निकल जाएगा। समझ में आ रही बात, आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। आप भी तो भैया कंडक्टर हो, आपसे भी निकल जाएगा करंट, दन से तो खत्म हो जाएगा मामला। तो कोई से भी वायर को छूना नहीं है, ठीक है। और घर में भी ध्यान रखो, हर चीज़ को देखो, कोई चीज़ लीक नहीं हो रहा हो, करंट लीक हो तो उसके लिए सतर्क रहें, पहले से ही सतर्क रहें। थोड़ा सा भी हम देख रहे हैं क्या होता है क्या नहीं। चलिए, हेजार्ड्स और प्रिकॉशन वगैरह। तो हेजार्ड्स भैया, हेजार्ड्स मतलब कैसे हो सकता है कि टॉन हो जाए। मैंने आपको पहले बताया था, 2 वायर अगर टॉन हो गए, शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगा, वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया। चलिए, ओवरलोडिंग एक हमने पढ़ा है, ओवरलोडिंग हो जाएगा तो भी दिक्कत आ जाएगी। मतलब इन चीज़ों से क्या होगा कि एक भयानक चीज़ हो सकती है। कैसे, या तो आग लग सकती है घर में, या फिर अगर आप पास में होंगे तो आपको करंट ही लग जाए। ठीक है, शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग में लीकेज हुआ करंट का कि आपको करंट लग जाए, तो मतलब बहुत सारी तकलीफें हो सकती है उससे। तो ये सब चीज़ें होती है। या फिर आपने लूज कनेक्शन है वायर का आपका, ठीक है, बहुत बार हमने देखा कि केबल्स में लूज कनेक्शन रहता है, मतलब वायर जो अपना रहता है कि लूज, या वायर कहीं से फट रहा है या कुछ दिख रहा है हमको, तो वहाँ पे भी दिक्कतें आ सकती है। दिक्कतें नहीं आ सकती, मतलब करंट लग ही सकता है। तो इसलिए उनका प्रिकॉशन हमको करना ज़रूरी है। ऐसे में हम बिल्कुल इलेक्ट्रिशियन को बुला के, या फिर अगर घर में भी आपको पता है तो पहली बात तो कुछ भी करो घर में, इलेक्ट्रिसिटी से लेके कुछ भी काम करो इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंग, तो हमेशा मेन स्विच को बंद करो। मेन स्विच होता है आपके घर में, आपको पापा से पूछना, आपको बताएंगे कि मेन स्विच कहाँ है। मेन स्विच को बंद करो, जिससे कि लाइव वायर, मतलब वायर का एंटर ही बंद हो जाता है घर के अंदर, अपना करंट जो रहता है वो एंटर ही नहीं करता है। ठीक है, तो मेन स्विच को हमेशा ऑफ करो। कुछ भी करो, करंट मतलब स्विचेस के साथ कुछ करो, अगर बोर्ड खोलना हो तो ये सब चीज़ें अगर इलेक्ट्रिशियन आएगा वो तो कर लेगा। बाकी अगर आप कभी कर रहे हो गलती से तो ये इस तरीके से मेन स्विच को पहले ऑफ कर दो। तो ये होता है प्रिकॉशन एक तो। और टच मत करो कभी भी, ये प्रिकॉशन ही लिखे हैं। ठीक है, हेजार्ड्स तो अपन ने देख ही लिए थे, उनको नहीं लिखा है, ये प्रिकॉशंस लिखे हुए हैं। तो डू नॉट टच लाइव वायर। ठीक है, लाइव वायर को आप टच ना करें कभी गलती से भी, यार चेक ना करें कि ये लाइव है कि न्यूट्रल है, मत करो चेक, छोड़ो। उसके बाद इफ इलेक्ट्रिक फायर, ठीक है, हाँ इलेक्ट्रिक फायर क्या, मैं तो कहता हूँ कि कोई सी भी फायर लगी हो घर में, अगर आग लगी है ना तो मेन स्विच जो रहती है आपकी उसको ऑफ करना जरूरी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फायर हो या फिर नॉर्मल जो फायर लग गई है घर में वो भी हो, क्योंकि वहाँ से फिर घमासान युद्ध होगा वो फायर और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस वगैरह में। ठीक है, तो वहाँ पे भी दिक्कत होगी। इसलिए जब भी आग लगे, मैं तो ये कह रहा हूँ, जब भी आग लगे, इलेक्ट्रिक फायर लग रही है या फिर नॉर्मल फायर हो रही है, तो आप मेन स्विच को तो ऑफ कर ही दो। पहली बात, मेन स्विच जो इलेक्ट्रिसिटी का रहता है उसको ऑफ करना जरूरी है। चलिए, तो अब देख लेते हैं लास्ट वाला है डू नॉट टच। ठीक है, डू नॉट टच द पर्सन। ठीक है, जिस पर्सन को करंट लगाओ, जैसे मेरे को लग गया है, ठीक है, तो आप मेरे को मत टच करना।
मतलब गलती से भी अगर आपके कुछ भी हो, रिलेटिव हो, कोई हो, गलती से भी आप भावुक हो के उनको मत टच करना, आपको भी करंट लगेगा 100%। ठीक है, वैसे अगर वो छूट गया है करंट से, ठीक है, मतलब जनरली बस शॉक लगा हुआ है और गिरे हुए हैं वो, तो उनको उनसे टच करो, वुडन जो ब्लॉक आता है उससे टच करो, या फिर ऐसी इंसुलेटेड चीज़ों से, रबर की कोई चीज़ है जो कि उनके करीब ले जाओ, उनको टच कर दो उस चीज़ से। ठीक है, अब ये हुआ हमारा क्या, हैजार्ड्स और प्रिकॉशन। ठीक है, और कभी भी आप कुछ काम करो छोटे मोटे कुछ भी, मतलब मेन स्विच बंद करने के बाद भी आप स्लीपर्स पहनने ना भूलें, स्लीपर रबर के स्लीपर्स जो कि बहुत अच्छे इंसुलेटर है, मतलब उनका रेजिस्टेंस जो है इनफाइनाइटली हाई रहता है। ठीक है, तो बहुत अच्छे इंसुलेटर्स हैं, तो जो कि करंट को पास होने नहीं देते और आपकी बॉडी को बचा लेंगे सेफली, तो उनको यूज़ करो आप। ठीक है, और गीले हाथ कभी नहीं लगाना, गीले हाथ नहीं लगाना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती है, ये सब चीज़ें मतलब अगर इसे प्रिकॉशन नहीं करे जाएंगे तो तकलीफ हो जाती है कभी कभार, और वो लाइफ टाइम की तकलीफ हो जाती है, इसलिए बता रहा हूँ। चलिए, तो आज हमारा कंप्लीट होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। कल से हम बढ़ेंगे आगे, वो आई की रिफ्लेक्शन तो हमने पढ़ लिया था, अब हम अपन उसके डिफेक्ट वगैरह पढ़ लेंगे, वो जो लास्ट चैप्टर है, सारी चीज़ें आएगी, नेचर की, अपने स्टार का, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार और बच्चों वाली चीज़ें, बढ़िया मज़ा आएगा एंजॉयमेंट के साथ। यहाँ था कॉन्सेप्ट, ठीक है, यहाँ कॉन्सेप्ट थे, वहाँ तो कुछ भी नहीं है, रिफ्रैक्शन होते चले जाएगा, रिफ्रैक्शन देखते चले जाएंगे अपन, बस वही जाएगा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो वहाँ वैसा कोई कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें नहीं है, बस मज़ा आएगा बाकी वहाँ पे भी। और ये क्या था, ये कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रिसिटी, अपना बहुत ही प्यारा चैप्टर था। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है ये आपको मिलेंगे अब 12th में। ठीक है, ये एक बेस बन गया है यहाँ पे, बेस के बाद अब ऊपर चढ़ना, अब ऊपर बिल्डिंग बनाएंगे अच्छी सी। ठीक है, तो ये 12th में मिलेगा। और जो आपने 9th में आप पढ़ के आए थे, जैसे यहाँ पे अभी रिफ्लेक्शन वगैरह भी और आई वाला भी, तो ये भी आपको मिलेगा कहाँ पे, 12th में मिलेंगे। और हाँ, 12th में मिलेंगे। और जो 9th में आप पढ़ के आए थे अपना मोशन वगैरह, ग्रेविटेशन, ठीक है, फोर्सेस, ये सब आपको अभी 11th में मिलने वाले हैं। मतलब 9th बेस है किसका, 11th का, और 10th बेस है 12th का, तो इस हिसाब से रिलेट करते हैं। इसलिए समझना पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि 12th के बाद अगर आपको कॉम्पिटिटिव निकालनी है तो न्यू रखाती है, 9 से न्यू रखा जाती है, 9 से आपको पढ़ना शुरू करना पड़ता है, हर कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है, अपने आप को मैच्योर बनाना पड़ता है, क्योंकि सीरियसली नहीं लोगे तो IIT आज के ज़माने में नहीं निकलती है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, अब हम कल या परसों से नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। बाय।